Hello and welcome to part 2 of RBI Circulars January 2024. Before starting the part 2 of this video, please go through the copyright disclaimer that this video is for educational purposes only. तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो जनवरी 2024 के सर्कुलर्स है उनको पूरा ख़त्म कर लेंगे। तो अब क्या किया गया है, आरबीआई ने जनवरी 24 में सर्कुलर निकाला जिसमें उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स कुछ बताए हैं। सबसे पहले जिक्र किया गया ई क्यूबेर प्लेटफॉर्म का। तो ई क्यूबेर प्लेटफॉर्म जो है वो बेसिकली प्राइस ने उसने शुरू देखिए, बेसिकली तो क्यूबेर प्लेटफॉर्म किसके लिए, जो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन डील करता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब ये तो शॉर्ट फॉर्म है, ये मतलब ये तो इसका क्रक्स है। लेकिन मेन क्या है कि इसमें जो ये प्लेटफॉर्म है अब ये प्राइस यील्ड रेट सेटिंग्स भी में ऑफर करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज संबंधित, ठीक है। प्राइस यील्ड रेट सेटिंग्स, ये इसमें नया एडिशन किया गया है, बेसिकली ये बताया गया है, ठीक है। फंक्शनैलिटी और पर्पस बताया गया है। जो बिड रेंज है उसकी डेफिनेशन बताई गई है कि जो यूज़र्स हैं वो मैक्सिमम और मिनिमम बिड वैल्यूज सेलेक्ट कर सकते हैं, किस टर्म्स में, प्राइस के टर्म्स में भी और यील्ड के टर्म्स। यील्ड मतलब कितना फ़ायदा हो रहा है, यील्ड की बात की जा रही है हर एक सिक्योरिटी के लिए। G-Secs जब ऑप्शंस होते हैं ना तो उसमें उन्हें अगर प्राइस चाहे तो प्राइस की रेंज सेट कर दें, यील्ड चाहे तो यील्ड। ये ई केबर प्लेटफॉर्म पे ये फंक्शन एक दिया गया है, समझ लीजिए फीचर एक दिया गया। ऑटोमेटेड वैलिडेशन इसमें रहेगा कि जो प्रीसेट लिमिट्स होंगी ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई होंगी बिट्स में और अपने आप ही ऑप्शन के टाइम में सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। जिससे कि फैट फिंगर या बिग फिगर जैसी मिस्टेक्स ना हो। ये कुछ कुछ जैसे स्टॉक्स में था ना, आपने ट्रेडिंग वगैरह अगर करी तो आपको पता होगा कि अपने आप वो हाई और लो पॉइंट टच कर लेता है आपकी लिमिट के हिसाब से, वही है चीज़। तो बस अब वो ई कुबेर में शुरू किया गया है। क्या सेटिंग का नाम क्या है, प्राइस यील्ड रेंज सेटिंग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो अब इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में है उसमें रिपोर्टिंग संबंधित जो कुछ चीज़ें करी गई हैं वो किस पे करी गई हैं, फर्म्स पोर्टल के ऊपर, ठीक है। तो फर्म्स का मतलब क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, FIRMS पोर्टल पर रिपोर्टिंग संबंधित चीज़ें हैं वो बताई जा रही हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेज सिस्टम ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि आरबीआई ने इस्टेब्लिश किया था, किस पर्पज़ के लिए, रिपोर्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में और उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो फर्म बेसिकली फैसिलिटेट करता है किस चीज़ को, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को। कैसे करता है, जब वो डिटेल्स देता है किस चीज़ के, जो भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं एंटिटीज़ उसके बारे में, जो भी फॉर्म्स हैं इससे संबंधित उन सबको, फॉरेन इन्वेस्टमेंट संबंधित जो भी फॉर्म्स हैं जो कंप्लायंस है उनके लिए। और इस सब के लिए उन्होंने एक सिंगल मास्टर फॉर्म यानी SMF बना है जिसमें सारे इन्वेस्टमेंट डिटेल रहते हैं। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म पर ऑटो एक्नॉलेजमेंट हो जाता है SMF यानी सिंगल मास्टर फॉर्म का, जिसमें टाइम स्टैम्प रहता है और सिस्टम जनरेटेड ईमेल्स रहते हैं। ये कुल मिलाकर जैसे आप ITR अपना फॉलो करते हैं तो सबमिट करते हैं तो उसमें एक सिस्टम जनरेटेड ईमेल आते हैं आपके पास, में लिखा होता है दैट यू कांट रिप्लाई टू दिस ईमेल, बट आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाता है। साथ ही साथ टाइम स्टैम्प्स भी होता है। टाइम स्टैम्प्स का मतलब क्या होता है कि किस टाइम में सबमिट किया वो नीचे प्रिंट हो जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि कल को आपको ऊपर कोई ये ना हो कि आपके पास एक चिट्ठी आ जाए, मेल आ जाए कि आपने कंप्लायंस नहीं किया, तो ये आपको एज ए कस्टमर आपको बहुत हेल्प करता है। LSF का मतलब क्या होता है, लेट सबमिशन। SMF हमने पढ़ लिया ना, सिंगल मास्टर फॉर्म, उसी तरह LSF टर्म है। LSF का मतलब है लेट सबमिशन फ़ी। ये एक पेनल्टी है जो कि अप्लाई, नाम से समझ में आ रहा है कि सबमिशन आप लेट करेंगे तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। जब आप रिपोर्टिंग, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनकी रिपोर्टिंग डिटेल्स अगर डेट सबमिट करेंगे, मान लीजिए किसी कंपनी ने इन्वेस्ट किया इंडिया में बट उसकी रिपोर्ट अगर लेट हो गई, मतलब उस समय से अपनी रिपोर्टिंग नहीं करी फर्म्स पोर्टल पर, तो उस पर एक पेनल्टी लग जाएगी जिसे क्या बोलते हैं, लेट सबमिशन फीस। तो जो भी एंटिटीज़ इन्वेस्टमेंट्स में कर रही हैं वो सिंगल मास्टर फॉर्म को फर्म्स पोर्टल पर अपलोड करते हैं। AD बैंक्स यानी कि ऑथराइज डीलर कैटेगरी हमने पढ़ा था ना, वो जो होते हैं जैसे कि SBI या ICICI, इस केसेस में SBI अगर हो गए, SBI या ICICI, तो वो उसके सबमिशन को रिव्यू करते हैं 5 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। जिसने भी अपना इन्वेस्टमेंट उस पर अपलोड किया तो ICICI या SBI उसको 5 दिन के भीतर भीतर कंप्लायंस को रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल बताया गया है, मान लीजिए कोई एक कॉर्पोरेशन है XYZ, वो एक फॉरेन एंटिटी है, इंडिया की नहीं है, बाहर की है। उसने किसी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट किया है। XYZ ने अपने इन्वेस्टमेंट्स जो डिटेल्स थे वो SMF यानी सिंगल मास्टर फॉर्म के द्वारा फर्स्ट पोर्टल पर अपलोड कर दिए। तो SBI जैसे है जिसका ऑथराइज डीलर बैंक है, वो इसको रिव्यू करेगा सबमिशन को, कंप्लायंस वेरीफाई करके 5 दिन के अंदर कर देगा। अगर वो अब नहीं भी करता है तो उसको तो टाइम स्टैम्प मिल गया ना, तो उसको इशू नहीं है। लेकिन अगर वो देर सबमिट किया है तो उसको LSF देना पड़ जाएगा, या लेट सबमिशन फी देना पड़ जाएगा। नेट ओन्ड फंड एडजस्टमेंट फॉर ARC, ठीक है। ARC क्या होता है, असेट रिस्ट्रक्चर कंपनी, आपको पता है, ठीक है। अनरियलाइज्ड फीस एक्सीडिंग 180 डेज, ये सिर्फ फीस के बारे में बात करी गई है।
एक एग्जाम्पल बताया गया कि एक एआरसी अगर एस्टिमेट करती है अपना जो भी मैनेजमेंट फ़ीस है, मान लीजिए उसने कोई एआरसी ने कोई डील फाइनल करी है किसी प्रॉपर्टी के लिए या किसी असेट के लिए, प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे असेट के लिए, तो जो मैनेजमेंट फ़ीस जो है वो उसने प्लानिंग लेवल पर जो भी डिसाइड करी है वो उसके लिए अनरियलाइज अगर रहेगी तो 180 डेज से ज़्यादा नहीं रहती, अदरवाइज उसे अपने पास से देना पड़ेगा। आप ये समझ लो, अपने फंड से हटाना पड़ेगा उसको, अपने जो नेट ओन फंड है उनमें कम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल बताया गया, मान लीजिए कोई एआरसी है, वो एक्सपेक्ट कर रही है कि उसे 1 लाख रुपए की फ़ीस मिलेगी। कब मिलेगी? जब वो जो भी उसने प्लानिंग करी है, मतलब जो भी वो एसेट के बारे में प्लान कर रहा है, बट उस प्लानिंग के बाद 180 दिन हो जाते हैं और उसको अभी भी वो फीस रियलाइज़ नहीं हुई है, मतलब कि उसके पास अभी तक आई नहीं है। तो ऐसे में वो 1 लाख रुपए जो है ना, वो उसके नेट ओन्ड फंड में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। समझ गया? उसका जो नेट ओन्ड फंड है वो कम कर दिया जाएगा। डिलेड फीस आफ्टर प्लानिंग, मैनेजमेंट फीस जो होती है वो रिकग्नाइज करी जाती है पोस्ट प्लानिंग, मतलब प्लानिंग के बाद में, और अगर वो 180 डेज तक अनपेड रहती है तो उसको क्या बोलेंगे? डिलेड फीस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसका भी एग्जाम्पल बताया गया कि एक एआरसी ने ये देखा कि 50,000 रुपये की फ़ीस प्लानिंग के बाद अभी तक उसे रिसीव नहीं हुई है और टाइम कितना हो गया? 180 डेज। तो ये भी मान लीजिए प्लानिंग तो 1 लाख की कही थी, लेकिन 50 आया, 50 नहीं आया, तो वो भी उसके नेट ओन फंड में से कम हो जाएगा। अनरियलाइज्ड फीस इन लो असेट वैल्यू सिनेरियो बताया, जब सिक्योरिटी रिसिप्ट्स की वैल्यू अगर 50% से ज़्यादा गिर जाए उसकी फेस वैल्यू की। आपको पता है सिक्योरिटी रिसिप्ट्स क्या होते हैं? देखिए, जब एआरसी है कोई, अगर उसने मान लीजिए एनपीए पोर्टफोलियो वो लोग खरीदते हैं, ठीक है, किसी से जब एनपीए पोर्टफोलियो खरीदते हैं किसी भी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो लोग फिर उसको सिक्योरिटी रिसिप्ट में कन्वर्ट करके दोबारा बेच देते हैं। कम पैसे पे खरीदा उसको और उस पर थोड़ा बढ़ा करके बेचा कि हम इतने में रिकवर कर लेंगे। उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं एसआर में, क्योंकि इस उम्मीद में कि कल को इसको या तो ये इस एसेट को बेच करके रिकवरी कर लेंगे या फिर इसको कंपनी जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी, ठीक है, उसके द्वारा आईबीबीए के द्वारा, जो इंसॉल्वेंसी बोर्ड होता है उसके द्वारा। तो इन दोनों केसेस में फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए फॉर व्हाट्सोएवर रीज़न जो मतलब इन्होंने जो बेचा है इन्वेस्टर्स को उन एसेट्स को एक तरह से टुकड़ों में करके, तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी रिसिप्ट्स। अगर इन सिक्योरिटी रिसिप्ट्स की वैल्यू जो फेस वैल्यू उससे 50% से ज़्यादा अगर गिर जाती है तो उसको अनरियलाइज फीस के केस में लेंगे। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल दिया है, सपोज कोई सिक्योरिटी रिसिप्ट थी, इसकी इनिशियली वैल्यू 2 लाख रुपए थी, लेकिन अब फॉर व्हाट्सएवर रीज़न घट के 90,000 रह गए, तो जो इसकी एसोसिएटेड इससे जो अनरियलाइज फीस है वो अभी भी आपको रियलाइज तो नहीं मिली, तो है नहीं, तो इस केस में भी जो डिडक्शन है वो किससे होगा? एआरसी के नेट ओन फंड में से। ठीक है, तो ये जो एडजस्टमेंट्स हैं इससे क्या होगा? एआरसी का फाइनेंशियल वैल्यूएशन प्रॉपर हो पाएगा। आप अगर ऐसे तो वो मुंगेई लाल के सपनों की तरह सजाता रहेगा ना एआरसी कि हमको यहाँ से इतना मिलना, वहाँ से इतना, बट बिजनेस का पहला रूल है कि भाई जो पैसा आपके हाथ में बस वही आपका पैसा। इसमें तो फिर भी 180 डेज़ का टाइम ये लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इतना कहा गया है कि अगर 180 डेज़ तक चाहे सिक्योरिटी रिसिप्ट्स की वैल्यू गिर जाए या उसकी मैनेजमेंट फीस हो एआरसी की, अगर उसको प्राप्त नहीं है तो उसके नेट ओन फंड में से वो पैसा कम कर दिया जाएगा, जिससे कि उसकी फाइनेंशियल इवैल्यूएशन एग्जैक्ट हो सके और आगे जो इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको उस कंपनी की एआरसी की एग्जैक्ट फाइनेंशियल कंडीशन पता हो। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशियो कैलकुलेशन है, जो डिविडेंड है, वो सब उन्हीं बेसिस पे, रेगुलेटरी बेसिस पर ही उन सभी नॉर्म्स पे डिसाइड होंगे, किस पे? जिस पे फाइनेंशियल एवोल्यूशन आएगा। इंटरेस्ट रिस्क इन बैंकिंग बुक, IRRBB। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है बैंकिंग में? ये क्या होता है? एक तरह का पोटेंशियल रिस्क होता है जो बैंक फेस करते हैं। किस वजह से? जो फ्लक्चुएशन होते हैं इंटरेस्ट रेट में उसकी वजह से, जो उनके जिसकी वजह से उनका कैपिटल और अर्निंग दोनों ही डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो ये जो एक रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बैंक जो है IRRBB, ये एक क्रूशियल एक रिस्क है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? बैंक का जो कैपिटल बेस और फ्यूचर प्रॉफिट है वो दोनों ही इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो गाइडलाइंस दी गई हैं बेसिकली ये इसलिए दी गई हैं जिससे बैंक से अपना IRRBB यानी इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है उसका बैंकिंग बुक में उसको मॉनिटर कर सके और उसको टाइम टू टाइम डिस्क्लोज करे, जिससे कि जो और इन्वेस्टर्स हैं उनको पता चले। सेम लास्ट सेगुलर में ARC का देखा कुछ वैसा ही है। इसकी गाइडलाइंस बताए गए, पहला रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताया गया है कि बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन यानी BCBS फ्रेमवर्क जो है उसने IRRBB से संबंधित क्या फाइनल गाइडेंस बताई हैं वो आगे बताई जाएंगी, गाइडलाइंस बताई हैं वो बताई गई हैं आगे। पहली बात तो ये कहा गया है कि बैंक्स को इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन डेट आगे बता दी जाएगी। प्रिपरेशंस के लिए कहा गया है भाई कि बैंक्स को गेयर अप करना चाहिए और अपना सारा जो भी IRBB संबंधित उसको मॉनिटर करें, डिस्क्लोज करें टाइम टू टाइम और गाइडलाइंस के लिए तैयार रहें। ठीक है,
इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं, डिस्क्लोजर सबमिशन शेड्यूल बताया। DSIB क्या होता है? DSIB का मतलब होता है डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इम्पॉर्टेंट बैंक, ठीक है, SIB, जिसमें SBI और ICICI आते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करना है, March 23 से क्वार्टरली डिस्क्लोज करना है। और इसके अलावा जो DSIBs के अलावा जो अन्य बैंक हैं उनको क्वार्टरली डिस्क्लोजर कब कब देना है? June 23 से, ठीक है। क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार देंगे। जो DSIBs हैं वो मार्च से देना शुरू कर देंगे और जो अन्य बैंक हैं वो June 23 से शुरू कर देंगे। ये इन्होंने मेन डेट बताई है RRBB के लिए। जो ट्रांजिशन बताया है प्रीवियस गाइडलाइन से कैसे होना है, तो जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस थे IRR इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट संबंधित, जिसमें एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट या ड्यूरेशन गैप एनालिसिस वगैरह था, वो धीमे धीमे फेज आउट हो जाएगा। इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब IRB के फॉर्म जब इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो हम जो इंटरेस्ट एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्रीवियस रिस्क रेट मैनेजमेंट सिस्टम था उसको फेज आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग FCRA इन नेफ्ट एंड RTGS सिस्टम। FCRA का क्या है फुल फॉर्म? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA, ठीक है, 2010। तो ये रूल क्या कहता है कि जब भी इंडिया के बाहर से पैसा आएगा, ठीक है, किसी भी स्पेशल कॉज के लिए, तो वो जो है किसी स्पेसिफिक बैंक अकाउंट में जाना चाहिए जिसका जो कि FCRA अकाउंट हो स्टेट बैंक का, ठीक है। ये किसी भी जनरल अकाउंट में नहीं जा सकता है। जो भी ऐसे फंड्स हैं जो फॉरेन बैंक्स के स्विफ्ट का यूज़ करके इंडियन बैंक में आ रहे हैं या नेफ्ट RTGS का यूज़ करके आ रहे हैं, वो सब FCRA अकाउंट में ही जाने चाहिए। मेन चीज़ में ये बताई गई है। क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने क्या क्या है कि उसे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके बारे में, जो लोग ये पैसा भेज रहे हैं, जैसे कि उनका नाम, उनका एड्रेस, वो कहाँ के हैं, कितना पैसा भेज रहे हैं, किस करेंसी में भेज रहे हैं और क्यों भेज रहे हैं, मतलब क्या वो स्पेशल कॉज है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये सब कुछ गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि जो भी FCRA के थ्रू पैसा आ रहा है वो कहाँ आएगा? FCRA अकाउंट में आएगा और उसका पूरा डिटेल, नाम, पता, रीज़न क्या है, किस करेंसी में है, कितना अमाउंट है, क्या लोकेशन से पैसा आ रहा है, वो सब कुछ गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। किसको? SBI को। सिस्टम में चेंजेस ये हैं कि नेफ्ट और RTGS जो सिस्टम्स हैं जो कि आप पैसे को इलेक्ट्रॉनिक मूव करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको चेंज करके, ठीक है, उनको उनमें भी वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी, ये कहा गया है, ठीक है। और जो अन्य बैंक हैं उनको भी अपना सिस्टम अपडेट करना होगा जिससे कि फॉरेन डोनेशन जो भी नेफ्ट RTGS के थ्रू आ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा सके। ये रूल कब से एप्लीकेबल हो गए? 15 मार्च 2023 से। ये डेट्स कभी कभी पूछ ली जाती हैं, इसलिए अपने लास्ट सर्कुलर में जो DSIB और अन्य बैंक का देखा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 100% आ सकता है। इशुएंस ऑफ PPIs टू फॉरेन नेशनल्स NRIs इन इंडिया, ठीक है। तो PPIs का पहले मतलब समझ लिया। PPIs क्या होते हैं? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अभी आपको पता था रिसेंटली, मतलब रिसेंटली तो नहीं, इस वीडियो के कंपैरिजन रिसेंटली नहीं, बट जब इस सर्कुलर्स आए हैं देन Jan 2024 में G20 सम्मेलन हुआ था, आपको पता है, ठीक है। तो जो फॉरेन नेशनल्स हैं या NRIs हैं, जब वो इंडिया विजिट करेंगे तो वो UPI का यूज़ कर सकते। वैसे UPI सिर्फ इंडिया में था, इंडिया में नहीं, अब तो थोड़ा हो गया, साउथ ईस्ट एशिया में भी है आज की डेट में, बट हम बात करें सिर्फ और सिर्फ इस समय जो इंडिया आ रहे हैं G20 के लिए फॉरेन नेशनल, उनको भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी PPIs ऑफर किए जा रहे हैं जिससे कि वो उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। मतलब उसमें सिस्टम में चेंजेस किए गए हैं जिससे कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर या मर्चेंट पेमेंट्स के लिए विद इन इंडिया उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। और इनका प्लान है कि धीमे धीमे ये इनको इंडिया के जितने भी एक्सेस पॉइंट्स हैं उन सब पर इसको क्या बोलेंगे, एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है। फिलहाल ये UPI एक्सेस है विजिटर्स के लिए जो भी G20 के लिए आ रहे हैं, जो वो चाहे फॉरेन नेशनल्स हों या NRIs हों, वो UPI अपने मर्चेंट पेमेंट ऐप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियली ये सिर्फ स्पेसिफिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है जो कि G20 से संबंधित है, ठीक है। एक्सपेंशन का क्या है कि इसमें एम किया जा रहा है कि धीमे धीमे ये सर्विस सभी एंट्री पॉइंट्स पे इंडिया क्रॉस दे दी जाएगी। जो मास्टर डायरेक्शन है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का, उसको भी अमेंड किया गया है इस प्रोविजन को इंक्लूड करने के लिए। इफेक्टिव डेट क्या है? ये जो UPI वाला बताया है, PPI वाला, ये तुरंत से इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इस मूव से फ़ायदा क्या है कि जो फॉरेन विजिटर्स हैं इंडिया में या NRIs हैं, वो अपने मर्चेंट पेमेंट जो ऐप पेमेंट्स हैं वो UPI के थ्रू कर सकते हैं जिससे कि उन्हें पेमेंट ऑप्शन ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। एक तरह से ये मार्केटिंग गिमिक है विच विल हेल्प इंडिया इन ओवरऑल ग्रोथ, एंड नाम भी बढ़ता है, जो सच बात है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनकी नेटवर्थ और कैपिटल एडिकेसी से कुछ रिवाइज रूल्स हैं, वो देख लेते हैं।
अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में नेट वर्थ रिक्वायरमेंट बताई गई है, कितनी हो जाएगी? टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जो सिंगल डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहा है उसका मिनिमम 2 करोड़ का नेटवर्थ चाहिए। और जो अदर कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो सारे टीयर्स के लिए, उसके लिए 5 करोड़ का नेटवर्थ है। ठीक है, सिंगल डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई यूसीबी है तो 2 करोड़ नेटवर्थ, और वरना 5 करोड़ नेटवर्थ, ये मिनिमम बताया गया है। कंप्लायंस ये कहा गया है कि जिन भी यूसीबीज का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का नेटवर्थ मिनिमम से भी कम है उन्हें एटलीस्ट 50% कर लेना है। कब तक? 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, और जो पूरा वो है, मतलब अगर 2 करोड़ की नेटवर्थ रिक्वायरमेंट तो 1 करोड़ कब तक करना? 31 मार्च 26 तक। और बाकी जो उनको है वो कब तक मतलब अचीव कर लेना? 31 मार्च 28 तक। ये इनको धीमे धीमे, क्योंकि एकदम से तो पैसा कोई नहीं ला सकता ना, इसलिए तो अपनी नेटवर्थ अचीव करने के लिए उनके पास 31 मार्च 26 तक का टाइम 50% के लिए, और 100% के लिए 31 मार्च 28। आपके लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एडिकेसी के लिए भी ऐसी, जैसे ये हमने नेटवर्थ का रिक्वायरमेंट पढ़ लिया था, अब कैपिटल एडिकेसी भी रिक्वायरमेंट है किसकी? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो जो टीयर 1 वाले हैं उनको मेंटेन करना है 9% ऑफ कैपिटल एडिकेसी रेशियो ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, CAR ऑफ RW है। ठीक है, जो टीयर 2 हैं या 3 है या 4 है, मतलब 1 के अलावा जो भी है, उनको 12% रिस्क वेटेड एसेट का रखना है अपना कैपिटल एडिकेसी रेशियो। इसमें भी फेस्ड कंप्लायंस है। क्या है फेस्ड कंप्लायंस? कि टीयर 2 से लेकर 4 तक जो है उनको एटलीस्ट 10, देखिए करना उनको कितना है? टोटल 12%, लेकिन 31 मार्च 24 तक 10% कर लेना है, 31 मार्च 25 तक 11%, और 26 तक 12%। समझ गए? तो हमने देखा नेटवर्थ के केस में टाइम दिया गया था 31 मार्च 26 तक 50%, और वैसे 28 तक 100%। इसमें 3 हिस्सों में है। 10% कर लेना है 31 मार्च 24 तक, जो कि निकल चुका है। 31 मार्च 25 तक 11%, फिर 1% बढ़ा के 26 तक पूरा 12%। रीवैल्यूएशन रिजर्व्स कह रहे हैं, बताया गया है। रीवैल्यूएशन रिजर्व एक कैपिटल की तरह इन्हें कैसे रखना है ये बताया गया है। रीवैल्यूएशन रिजर्व जो भी प्रॉपर्टी चेंजेस किए जा रहे हैं टीयर 1 कैपिटल में, उसको 55% डिस्काउंट मान करके फिर उसकी कंडीशंस को मीटअप करना है। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस हैं? जो प्रॉपर्टी है वो इजीली सेलेबल हो, मतलब बिकने लायक हो, ऐसा ना हो कि उसको पता कोई लीगल सूट चल रहा है, ऐसा ना हो, इजीली सेलेबल हो, तो उसको हम टीयर 1 कैपिटल में मान लेंगे, वरना टीयर 1 कैपिटल में नहीं मानेंगे। ये सब बात उसमें हो रही है नेटवर्थ वाले में। ठीक है, और जो रिजर्व्स हैं वो सेपरेटली शो किए गए हो बैलेंस शीट में, ये उसमें मिक्सड अप नहीं होने चाहिए। ये सब में शर्तें बताई गई कि आप किस केस में टीयर 1 कैपिटल का 55% डिस्काउंट पे उस प्रॉपर्टी को मान सकते हैं। जो उसकी रियलिस्टिक वैल्यू है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करने चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने शायद नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है, मैं आगे किसी सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊंगा कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। जो रेगुलर, अभी आप इतना समझ लीजिए कि अलाइन करने चाहिए बस। ठीक है, इतना समझ लीजिए। जो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स हैं उनके द्वारा प्रॉपर्टी का रेगुलर वैल्यूएशन होना चाहिए। भाई मान लीजिए प्रॉपर्टी आपने 10 लाख की दिखा दी, लेकिन अब वो उसकी उस जगह की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी, मान लीजिए डिक्रीज हो गई फॉर व्हाट्स एवर रीजन, तो इसलिए उसकी रेगुलर वैल्यूएशन भी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से अलग अलग करा करके उस तभी उसको टीयर 1 कैपिटल में लिया जाएगा। मतलब कोई मिला के फॉर्स्ड काम नहीं चलेगा। जो कंप्लायंस है वो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया गया कैसे करना है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है वो मान लीजिए टीयर 1 कैपिटल के उसमें नहीं, अगर या कोई भी चीज़ टीयर 1 कैपिटल में अगर नहीं क्वालिफाई कर रही है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व के द्वारा नहीं उसको कंसीडर किया जा सकता है टीयर 2 कैपिटल के लिए। ठीक है, जब तक कि वो कंडीशन, देखिए वो हमने यूसीपी जो टीयर 1 टीयर 2 था वो सिटीज़ की बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल की बात कर रहे हैं जो बेसिल की नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अगर जो टीयर 1 कैपिटल के लिए क्वालिफाइड नहीं हो सकता है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स के बाद उसको टीयर 2 कैपिटल के लिए भी क्वालिफाई नहीं माना जाएगा जब तक कि कंडीशंस ना फुलफिल हो जाए। ठीक है, जो रिवाइज रूल्स हैं वो इसलिए बेसिकली फॉलो किए, मतलब अप्लाई किए जा रहे हैं जिससे कि जो यूसीपीज हैं वो एडिकेट नेटवर्थ और कैपिटल रिजर्व्स मेंटेन करें और पब्लिक का पैसा ना डूबने पाए। जो चेंजेस हैं उनको स्टेज वाइज कंप्लायंस कराया जा रहा है। जो टीयर 1 कैपिटल है वो अब बताया गया टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल क्या होती है। देखिए टीयर 1 कैपिटल जो है बेसिकली वो बैंक का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। ठीक है, वो पैसा होता है बैंक का जो बैंक्स को अपने शेयर होल्डर्स या प्रॉफिट से थ्रू जनरेट किया होता है। ठीक है, ये मनी, ये जो पैसा होता है ये मोस्ट रिलायबल होता है, मतलब बैंक कुछ भी लॉस में जाएगा सबसे पहले यही पैसा यूज़ होगा। ठीक है, ये कहीं जा नहीं रहा, ये नहीं कहते कि आपकी बॉन्ड्स की वैल्यू गिर गई इसलिए पैसा डूब गया, नहीं, ये हार्ड कैश आप इसको मान के चलिए। टीयर 2 कैपिटल क्या है, ये एक दूसरी लेयर ऑफ प्रोटेक्शन बताई गई है जो कि टीयर 1 जैसा हेल्पफुल नहीं है बट हेल्पफुल बहुत है, मतलब कुल मिला के बैंक की नींव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसमें क्या क्या आते हैं, कई प्रकार के लोन और रिजर्व्स इसमें आते हैं। ठीक है, ये बैंक को थोड़ा सपोर्ट देता है, टीयर 1 जितना डिपेंडेबल नहीं है बट डिपेंडेबल बट है, यूजफुल है टीयर 2 वाला भी।
जो टीयर 1 और टीयर 2 हैं, जो जो रूल्स हैं जो बताए गए हैं, तो वो टीयर 1 और टीयर 2 संबंधित जो भी हैं, ये बैंक को बताते हैं कि उन्हें सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को अपने बैंक को स्टेबल रखने के लिए और अनएक्सपेक्टेड अचानक वाली जो प्रॉब्लम आएंगी उनसे बचाने के लिए उसको कैसे यूटिलाइज करना है। ग्रीन डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के लिए फ्रेमवर्क बताया गया है, जो इसका पर्पस बताया गया पहले। ये एनकरेज करता है रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कि वो ग्रीन डिपॉजिट को ले, ठीक है, मतलब ग्रीन डिपॉजिट को वो बढ़ावा दे जिससे कि क्लाइमेट में हेल्प मिल सके। कस्टमर्स को उससे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब देखा है तो एक तरह से ये आपका फिलैंथ्रफी में भी आ सकता है, तो जिससे कि इंडिया अपने सस्टेनेबिलिटी गोल्स को प्राप्त कर सके। ग्रीन एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट्स में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, ग्रीन डिपॉजिट बोल देंगे, ठीक है, ये बताया गया है। ग्रीन फाइनेंस कुछ भी बोल सकते हैं, या ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीन डिपॉजिट के लिए फ्रेमवर्क जो बताया गया है उसमें क्या है कि जो उसका इंटरेस्ट है, डिनोमिनेशन और जो टेन्योर है वो सब बताया गया है कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं वो इशू करेंगे ग्रीन डिपॉजिट इंडियन रुपीज़ में एक फिक्स्ड पीरियड्स के लिए, और उसको किसमें, मास्टर डायरेक्शन को इसके लिए वो फॉलो करेंगे। जो पॉलिसी है, जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उन्हें अपना एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बनाना पड़ेगा जिससे कि वो ग्रीन डिपॉजिट इशू कर सकें और उसको यूटिलाइज कर सकें और अपनी वेबसाइट पर उसको शोकेस भी करेंगे। ग्रीन डिपॉजिट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बोर्ड पॉलिसी बैंक को बनानी पड़ेगी। जो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क क्या है बताया गया कि बोर्ड अप्रूव करेगा एक फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क जो कि ग्रीन डिपॉजिट से आए हुए पैसे को ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, जिससे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है उसको इवैल्यूएट करना, क्राइटेरिया या एरिया डिसाइड करना, मैकेनिज्म रिपोर्टिंग डिसाइड करना, ये सब काम फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के अंदर आएगा जो कि बोर्ड अप्रूव फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क होगा, ठीक है। इस पूरे फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क का एक्सटर्नल रिव्यू भी कराया जाएगा। ये सारा मतलब ये है कि अगर ग्रीन फाइनेंसिंग हो रही है तो फिर ग्रीन प्रोजेक्ट में यूज़ हो, ये नहीं आपने ग्रीन फाइनेंसिंग तो करा ली लेकिन उसको लगा दिया क्रूड ऑयल में, ये ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। या उससे बिल्डिंग बन गई, आपने उसको उसके लिए हाउस लोन्स या कमर्शियल लोन्स प्रोवाइड कर दिए, ऐसा नहीं चलता है। ज़्यादा प्रॉफिट करने आपने ग्रीन डिपॉजिट अगर लिया है तो आपको ग्रीन फाइनेंसिंग ही करनी पड़ेगी। इसके लिए आपका जो फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क होगा उसके लिए एक्सटर्नली उसमें रिव्यू करा जाएगा एक्सटर्नल रिव्यूअर के द्वारा, और उसकी रिव्यू की जो रिपोर्ट होगी उसको अवेलेबल कराया जाएगा जो भी रेगुलेटेड एंटिटी है उसकी वेबसाइट पर, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल क्रेडिट कार्ड स्कीम के विषय में, क्या उसमें गारंटी रिवाइज क्या क्या गाइडलाइंस है उसके संबंध में। जो इसका ओरिजिनल सर्कुलर है वो 27 दिसंबर 2005 का है और 6 मई 2008 का जीसीसी है, जनरल क्रेडिट कार्ड। आप लोग को पता भी होगा, आप लोग जब बैंक में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो। इसका रिवीजन क्यों किया गया है, जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान जो है उसमें इसको इंक्लूड किया जा सके, इसलिए इसका रिवीजन किया गया है, जिससे कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एंटरप्रेन्योर क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके और ट्रेड लिंकेज जो एक्टिविटीज़ हैं प्रायोरिटी सेक्टर से संबंधित उसमें क्रेडिट लिंकेजेस बढ़ सकें। तो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, जो रिवाइज स्कीम है उसका एम है हर प्रकार की क्रेडिट फैसिलिटी को बैंक के द्वारा इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तियों तक पहुंचाना जो कि नॉन फार्म यानी गैर कृषि एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। केसीसी के द्वारा तो आप कृषि संबंधित चीज़ों को फुलफिल कर देते हैं, नॉन फार्म यानी गैर कृषि संसाधन जो भी कार्य हैं उनके लिए इसको जनरल क्रेडिट कार्ड की स्कीम में कुछ चेंजेस किए गए हैं। इनके स्पेसिफिक कार्ड हैं जैसे कि आर्टिसन क्रेडिट कार्ड, लघु उद्यमी कार्ड, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, वीवर कार्ड, ठीक है। ये सब नॉन फार्म एंटरप्रेन्योर क्रेडिट कार्ड्स एक तरीके से हैं जो कि बैंक्स के द्वारा किए जाते हैं और इन सब की रिपोर्टिंग जीआईसी के अंदर करी जाएगी, किस लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए। इसका डिस्टिंक्शन किया गया है, जो क्रेडिट है उसका कंजम्पशन के लिए वो बताया गया है। जो जीसीसी हैं ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योर क्रेडिट पर ही फोकस करेंगे। इनका जो कंजम्पशन है जो क्रेडिट का है वो इंडिविजुअल्स तक एक्सटेंड किया जाएगा और इसकी रिपोर्टिंग सेपरेटली होगी ओडी कंजम्पशन क्रेडिट में प्रिस्क्राइब्ड एफआईपी फॉर्मेट यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लानिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट के अंतर्गत आरबीआई को। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जीसीसी का वो नीचे बताया गया। इससे क्या होगा, एक तो एंटरप्रेन्योरियल क्रेडिट बढ़ेगी, जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है वो इंडिविजुअल्स तक पहुंच पाएगा जो कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन तक भी। एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें सभी नॉन फार्म गैर कृषि कार्य में जो भी लोग संलिप्त हैं वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं और इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको प्रायोरिटी सेक्टर के क्राइटेरिया में लिया गया है। ये जो स्कीम है ये नेशन वाइड अप्लाई होती है, ये बता चुके हैं, नॉन एग्रीकल्चर संबंधित हो गई। इसका फाइनेंशियल का जो नेचर है वो बताया गया है। जो जीसीसी फैसिलिटी है ये बेसिकली वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन दोनों चीज़ें प्रोवाइड करती है, ठीक है। आइडियली ये एक तरह का स्मार्ट कार्ड या डेबिट कार्ड है जो कि एटीएम से भी कंपैटिबल है, जिसमें जो कस्टमर है उसकी एसेंशियल आइडेंटिटी उसमें स्टोर रहती है, एसेट और उसका क्रेडिट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन इसे उसमें रहता है, ठीक है।
जो नॉन डिजिटाइज अकाउंट है, जो ऑनलाइन नहीं, इसमें कार्ड नहीं है, वो जो जीसीसी हैं उनमें या तो कार्ड दिया जाता है या एक पासबुक जैसा कुछ दे दिया जाता है, जिससे कि कस्टमर उसका ध्यान, उसे बोलते जीसीसी है लेकिन एक पासबुक देकर भी वो काम किया जाता है। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर की या जो इंडिविजुअल है उसकी रहती है। क्रेडिट कार्ड का क्वांटम बताया गया, जो लोन अमाउंट है उसकी कोई सीलिंग नहीं है, बस ये कहा गया है कि वो नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ से संबंधित होना चाहिए और प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होना चाहिए। जो क्रेडिट लिमिट है वो बेसिकली इंडिविजुअल के रिस्क पे डिपेंड करती हैं कि वो उसको कितना दिया जा सकता है। जो सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं वो रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के हिसाब से रहेंगी, और ये कोलैटरल फ्री लेंडिंग है, किसके लिए? माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स के लिए। बस समय समय पर इसमें अपडेट्स होते रहेंगे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहा गया है कि बैंक अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से, बैंक अप्रूव्ड पॉलिसी के हिसाब से इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर सकता है। बस ये है कि आरबीआई के रेट ऑफ इंटरेस्ट को फॉलो करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू गेटिंग वैल्यू फ्रॉम these videos. If yes, then please subscribe to the channel, do like and share the video. Thank you for watching. If you have any doubts, please feel free to ask in the comment section. Thank you so much.